Okay, students. Page number 154 and the topic is AIDS. Okay, on that day we have discussed that AIDS is a disease that is generally related with the deficiency of your immune system. So the term AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome. That means there is a deficiency of the immune related cells. ठीक है बेटे? We have studied in the previous lectures that two type of cells, they are playing important role in your immunity, and these are the B lymphocytes and the T lymphocytes. ठीक है? तो B lymphocytes जो है वो generally it is concerned with the humoral immune response. ठीक है? The immune response in which antibodies they are playing the important role. उसे हम हेमोरल इम्यून रिस्पांस कहते हैं, और आपको मालूम है कि एंटीबॉडीज जो है वो प्रोटीनेशियस होती है नेचर में, ठीक है, और उसमें बी सेल्स का इंपॉर्टेंट रोल है। टी सेल्स जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो बी सेल्स जो है उनको इन्फॉर्म करते हैं, ठीक है बेटे। पर यहाँ पर एक चीज आपने याद रखनी है, इन द डिजीज एड्स यहाँ पे टी सेल्स जो है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पे टी हेल्पर सेल्स जो है, ठीक है, उसका मेजर बड़े लेवल पे जो है उसका डिस्ट्रक्शन किया जाता है वायरस के जरिए, और इसलिए काफी बड़े लेवल पे टी सेल्स जो है वो डेफिशिएंट हो जाती है बॉडी टी सेल से। और आपको मालूम है कि टी सेल्स ही जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंटीजन को आइडेंटिफाई करने का, उसके बारे में आगे इम्यून सिस्टम जो है उसको बताते हैं। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी सीधे सीधे किसकी हो जाएगी? टी सेल्स की हो जाएगी, ठीक है बेटा। दिस पिक्चर आई हैव शोन यू ऑन दैट डे आल्सो। तो देखो यहाँ पे सिम्टम्स हमें नजर आ रहे हैं एड्स के एट द लेटर स्टेजेस, ठीक है। स्किन के ऊपर इस तरह से बार्ट्स बन जाते हैं, और ये बार्ट्स जो होते हैं पहले जैसे हैंड्स के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, हैंड्स पे काफी लाइट बार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, पर बाकी देखिए यहाँ पे उसने आर्म्स दिखाई हुई है, शोल्डर दिखाया है, तो उसके ऊपर ये बार्ट्स जो है वो धीरे धीरे डेंस होते जाते हैं, डार्क कलर के होते जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो वायरस जो है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर कर जाता है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स जो है उसके जरिए वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है। ऑलराइट, सो मैक्रोफेजेस जो है वो सेल्स जो है ऐसे सेल्स हैं जो वायरस के कांटेक्ट में सबसे पहले आते हैं, और मैक्रोफेजेस सेल्स जो है उनका बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन करने के बाद वायरस जो है वो किस में चला जाता है? ब्लड में चला जाता है, और ब्लड के अंदर जाके जो है वो कौन से सेल्स जो है उनको कैप्चर करता है? तो वो आपको मालूम है, द सेल्स लेटर विच आर अटैक्ड बाय द वायरस आर द टी सेल्स, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टी सेल्स, टी हेल्पर एंड टी किलर सेल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टी हेल्पर सेल्स जो है वो इसके विक्टिम बनते हैं, और टी हेल्पर सेल्स जो है उनका वाइड लेवल पे डिस्ट्रक्शन होता है, और इस तरह से बॉडी जो है वो इम्यून डेफिशिएंस बन जाती है, ठीक है बेटे। तो ये सारे सिम्टम्स जो है वो इनिशियली नहीं नजर आएंगे पेशेंट में। जब पेशेंट जो है उसके अंदर, आपको ये भी बताया था कि एड्स के जो सिम्टम होते हैं, देयर आर सम पेशेंट्स जिनके अंदर एड्स के सिम्टम्स जो है विद इन सम मंथ अपीयर हो जाते हैं, पर कई बार एड्स के सिम्टम्स अपीयर होने में, ठीक है बेटे, कई साल भी लग सकते हैं। तो दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ डेंजरस सिचुएशन where the person is not showing any kind of symptoms and the symptoms they appear at the later stage, तो उस केस में उसको आइडेंटिफाई करना जो है वो मुश्किल हो जाता है, ठीक है बेटे। ये मैंने आपको उस समय भी बताया था। द टाइप ऑफ द वायरस which act as the causal organism for AIDS is the retrovirus, and one category of this retrovirus is human aminovirus, ठीक है। तो ह्यूमन के अंदर इम्यून सिस्टम जो है उसको डेफिशिएंट बनाने वाला ये वायरस जो है वो एक क्लास ऑफ वायरसेस को बिलोंग करता है, जिसका नेम है रेट्रोवायरसेस। एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट, रेट्रोवायरस मींस such type of viruses in which the genetic material is a single stranded RNA, ठीक है। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, पर as soon as this virus it enters into the host organism, जैसे ही ये होस्ट ऑर्गेनिज्म में एंटर करता है, तो एंटर करने के बाद होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज करने के बाद ये जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है इसका वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इसके अंदर एक एंजाइम भी इन्वॉल्व होता है, द नेम ऑफ द एंजाइम इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ओके बेटे। तो बस इतना याद रखेंगे कि जब तक ये वायरस जो है वो बॉडी में एंटर नहीं करता है, और जब ये बॉडी में एंटर करता है उसके कुछ टाइम तक ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रखता है, पर जैसे ही ये मैक्रोफेजेस सेल्स के कांटेक्ट में आएगा
वैसे ही इसका जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस तरह से होस्ट का जो जीनोम है उसके अंदर ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है वो अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं होस्ट के न्यूक्लियर मटेरियल के साथ, और जैसे जैसे होस्ट सेल डिवाइड करता है वैसे वैसे वायरल डीएनए जो है उसकी रेप्लिकास बनती जाती हैं, एंड इस तरह से पूरे के पूरे होस्ट सेल्स के अंदर एक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ वायरल डीएनए आ जाते हैं। तो इस तरह से होस्ट सेल जो है वो फैक्ट्री बन जाता है फॉर दिस वायरल डीएनए। ओके बेटे, हियर आई हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द कॉजेज ऑफ द एचआईवी, और उसमें मैंने आपको बताया था कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है इसके अंदर एक मेजर कॉज है। ठीक है, तो 95% केसेस के अंदर सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विद मल्टीपल पार्टनर्स जो है मेजर कॉज गिनी जाती है एड्स की। ठीक है, वी हैव सेक्सुअल रिलेशन विद सो मेनी पार्टनर्स, इन दैट केस देयर इज एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स अमंग द पार्टनर्स, और उस वजह से जो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स के केस में एड्स जो है वो मैक्सिमम स्प्रेड होती है, ये उसका मेजर रीजन है। पर इसके अलावा कई बार वो कहते हैं कि सम ऑफ द पर्सन दे यूजुअली विजिट हॉस्पिटल्स, ठीक है, और वो अक्सर जो है बीमार रहते हैं और उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। तो उस केस में ब्लड जो है हैफेजार्डली कहीं से भी लिया जाता है, तो अगर रिलेटिव से लिया गया है या फैमिली मेंबर से लिया गया तो वो सेफ हो सकता है। पर इफ द ब्लड इज नॉट मैचिंग विद द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली देन यू कैन बोरो दैट ब्लड फ्रॉम द ब्लड बैंक, और उस केस में वो कहते हैं कि पुअर पीपल्स दे समटाइम डोनेट ब्लड इन द ब्लड बैंक फॉर getting some money. In that situation their blood can be contaminated with AIDS, तो उस केस में एड्स से इन्फेक्टेड जो ब्लड है अगर पेशेंट के अंदर चला जाएगा तो उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए एड्स हो सकता है। ठीक है बेटे, शेयरिंग ऑफ कंटामिनेटेड। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटे बोलिए। मैम जब वो ब्लड बैंक में ब्लड इकट्ठा करते हैं तो वो लोग देखते नहीं है कि देखो ये बेटे, हाँ मतलब जी नंदिनी, एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि दूसरे कंट्रीज में बेशक वो अच्छे से चेक कर लें, ठीक है, ये इंडिया है, इंडिया के अंदर जब भी कोई रूल बनाए जाते हैं आपको मालूम है कि जब वो नए नए बनते हैं तो उस समय थोड़े दिनों के लिए उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, उसके बाद लोग अपनी पुरानी लाइन पे पहुंच जाते हैं। तो इस वजह से चांसेस हैं कि कंटामिनेटेड ब्लड वहां पे हो सकता है। ठीक है, तो समटाइम द पीपल दे शो लेजी एटीट्यूड इन दैट सिचुएशन इफ बिकॉज ऑफ देयर केयरलेसनेस, ठीक है, सम पर्सन एंटर जिसका की ब्लड कंटामिनेटेड है तो वो उसका कारण बन सकता है। अक्सर तो कोशिश करते हैं वो ना हो, आजकल तो काफी प्रिकॉशंस है, आपको मालूम भी है, सिरिंजेस वगैरह भी डॉक्टर्स एक सिरिंज यूज करके उसको डैमेज कर देते हैं फिर नहीं यूज करते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक्सीडेंटली ये इसका एक कारण बन सकता है। ठीक है बेटे, उसके बाद देखो ड्रग एडिक्ट वाला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ड्रग एडिक्ट जो है उनका मकसद सिर्फ ड्रग्स लेना है, और उस केस में वो इस बात का ध्यान नहीं रखते कि एक नीडल जो है वो कितने लोगों के द्वारा यूज की गई है। ठीक है, सेम नीडल इज यूज्ड बाय सो मेनी फ्रेंड्स जो जनरली ड्रग एडिक्ट हैं, तो उस केस में कंटामिनेशन बड़े आसानी से हो सकता है। ठीक है बेटे, फिर वो कहते हैं कि आजकल जो हमारी यंग पीपल है उनमें टैटूज बनाने का बहुत ज्यादा है, तो उस केस में अगर आप पियर्सिंग करके टैटूज बनवाते हैं तो उस केस में भी वो कहते हैं कि नीडल कैन बी इन्फेक्टेड एंड पियर्सिंग की वजह से जो है आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, बाकी हमें मालूम है इन्फेक्टेड मदर जो है उससे चाइल्ड के अंदर जाने के चांसेस हैं। ठीक है बेटे, इसमें एक चीज याद रखेंगे कि अगर वो हम बात कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी से पहले, ठीक है, प्रेगनेंसी जो है उससे पहले अगर मदर के अंदर एड्स है तभी उसके चाइल्ड के अंदर जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बाकी चिल्ड्रन जिनको वो ऑलरेडी बर्थ दे चुकी है उसके बाद मदर जो है उसमें एड्स हुआ है तो बाकी चिल्ड्रन जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो चिल्ड्रन जो है वो प्रोटेक्टेड होंगे। ठीक है बेटे, उसके बाद सिम्टम्स में देखो मैंने आपको बताया था कि जनरली द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम एड्स, ऐसे पर्सन को अक्सर फीवर जो है वो महसूस होता है। ठीक है, और ऐसा कभी नहीं होगा हमेशा इस तरह का जो पर्सन है उसे ऐसा लगेगा कि उसको फीवर है, और फीवर बहुत हाई नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है कि 100, 103, 104 तक फीवर गया हुआ, ऐसा नहीं है, नॉर्मल फीवर उसको रहता है पर रहेगा हमेशा। ठीक है बेटे, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, तो एकदम से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे उस पर्सन को कि ये पर्सन जो है ये काफी हेल्दी था, इसका एक प्रॉपर वेट था, एंड विद इन 7 to 8 days आप इजिली ऑब्जर्व कर पाएंगे कि उसके अंदर कितना ज्यादा वेट लॉस हुआ है। तो वेट लॉस एक आइडेंटिफाइंग फैक्टर होता है उस पर्सन को पहचानने का। ठीक है, लॉस ऑफ एपिटाइट मैं आपको बता चुकी हूँ, भूख इस बंदे को नहीं लगेगी, धीरे धीरे जो है
जितना नॉर्मली ये डाइट लेता था उससे काफी बड़े लेवल पे इसकी जो डाइट है वो कम होने लग जाएगी। ठीक है, तो जब भी फैमिली मेंबर्स जो उसको फोर्स करते हैं तो दैट पर्सन इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन ईटिंग। ठीक है, तो नॉर्मल हैबिट उसकी एकदम से पता लगेगी कि किस तरह से वो पहले खाता था और अब उसका खाने का मन ही नहीं कर रहा है, या उसकी फेवरेट चीजें भी उसको लाके दी जा रही हैं तो वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है जितना पहले था। तो एपिटाइट का लॉस होना ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, घबराहट की फीलिंग रहेगी, नॉजिया रहेगा उसको। ठीक है, उसको ऐसे लगेगा कि जैसे वो जो करना चाहता है वो नहीं हो पा रहा है उससे, छोटी छोटी चीजों से वो एक डर महसूस करेगा अपने अंदर। ठीक है बेटे, वॉमिटिंग भी हो जाती है कुछ केसेस के अंदर। तो वॉमिटिंग और ये सब डायरिया के जो फैक्टर है ना वो नॉर्मली उसके अंदर नजर आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वॉमिटिंग, लूज मोशंस वगैरह इसमें नजर आती रहेंगी। टायर्ड फील करेगा हमेशा, अक्सर वो ज्यादा टाइम तक जब बैठना नहीं पसंद करेगा, उसकी जगह पे उसको ऐसे लगेगा कि दैट ही हैज टू स्लेप्ट फॉर सम टाइम, उसको थोड़ा सा सोना चाहिए, या जब भी वो लेटने की कोशिश करेगा स्लीपिंग हैबिट उसके अंदर इंक्रीज होगी। ठीक है बेटे, स्वेलिंग ऑफ द लिम्फ नोड मैंने उस दिन भी बताया था आपको कि उसके लिम्फ नोड्स में जो स्वेलिंग आ रही है। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है लिम्फ नोड्स आर द सॉइलेट जंक्शंस दैट आर प्रेजेंट ऑन योर लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ वेसल्स एंड हियर द एंटीजन दैट यूजुअली बाइंड। तो उस केस में वो कहते हैं कि एंटीजन जो है वो लिम्फ नोड पे ही बाइंड करता है, एंड यहाँ पे जो वायरस है वो काफी पावरफुल वायरस है, और सबसे पहले वो बॉडी का जो मेन पार्ट है उसी को पकड़ता है, इम्यून सिस्टम को ही खत्म करता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि लिम्फ नोड्स जो है उसमें स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है बिकॉज लिम्फोसाइट सेल्स एज वेल एज अदर बॉडी डिफेंस रिलेटेड सेल्स दे गोज ऑन डिक्रीजिंग, so that's why there is a prolonged swelling of the lymph nodes. ठीक है बेटे, थ्रॉट जो है वो इसका सोर रहेगा, स्वेलिंग होने लग जाएगी थ्रॉट के अंदर। और उसके बाद वो कहते हैं कि छोटी मोटी कोई भी डिजीजेस, जैसे मान लो इस पर्सन को कॉमन कोल्ड ही हुआ है, ठीक है, या छोटी मोटी कोई रिंग बॉर्म इन्फेक्शन हो गई है, फंगल इन्फेक्शन हो गई है, या जनरली छोटा मोटा कोई फीवर हो गया, टाइफाइड, बैक्टीरियल डिजीजेज है, तो अक्सर ऐसी चीजें व्हेन द पर्सन वाज हेल्दी इजीली रिकवर हो जाती थी ड्रग लेने पे। पर अब वो कहता है कि इसके अंदर छोटी सी छोटी जो डिजीजेस हैं वो क्योर नहीं होगी और पेशेंट के अंदर बनी रहेगी। ठीक है, क्योंकि वायरस ने क्या किया, वायरस ने आके पहले ही उसका इम्यून सिस्टम खत्म कर दिया है, तो अब बॉडी के अंदर छोटे से छोटे डिजीज के लिए फाइट करने के लिए भी सेल्स नहीं है। तो इस तरह से बॉडी जो है वो ग्रुप ऑफ डिजीजेस जो है उसका एक पूरा का पूरा जो है कंपार्टमेंट बन जाएगा, और इसीलिए इसको सिंड्रोम बोला जाता है, हम इसके लिए वर्ड सिंड्रोम यूज करते हैं। ओके बेटे, सी यहाँ पर मैंने ये वाला फ्लो चार्ट आपकी बुक से ही लिया है, एप्लीकेशन ऑफ द रेट्रोवायरस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रेट्रोवायरस जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड वायरस होता है। आपको मालूम है वायरस के अंदर क्या प्रेजेंट है, वायरल के अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती हैं हमेशा वायरस में, एक न्यूक्लिक एसिड होती है और एक हमेशा प्रोटीन कोड होता है। तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। तो यहाँ पे देखिए आपको लिख के बताया गया प्रोटीन, वायरल प्रोटीन कोड एंड वायरल आरएनए कोर इज प्रेजेंट इनसाइड। जैसे ही इस तरह का वायरस जो है वो एक नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है तो उसकी बॉडी के अंदर जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है वो एंटर कर जाता है। ठीक है बेटे, अब ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बहुत टाइम तक सिंगल स्टैंडर्ड नहीं रहेगा। जैसे ही ये वायरस के होस्ट के सेल के अंदर एंटर करेगा वायरल डीएनए, इसका क्या हो जाना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाना है। ठीक है, तो होस्ट के अंदर ही एंटर करते ही देयर वाज अनदर एंजाइम प्रेजेंट हियर एंड दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर देता है वायरल डीएनए, आरएनए जो है उसको वायरल डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। तो अब देखिए जब ये वायरल डीएनए बन गया है बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो वायरल डीएनए जो है वो क्या कोशिश करता है, होस्ट के जीनोम के साथ अपने आप को मिक्सअप करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे देखिए होस्ट का नॉर्मल डीएनए दिखाया गया है, पर वायरल डीएनए जो है वो उसके अंदर जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है। तो जैसे जैसे इसका सेल डिवीजन करेगा, उसका डीएनए रेप्लिकेशन करेगा, तो अब इसने क्या किया है, वायरस ने अपना डीएनए उसके साथ इंसर्ट कर दिया। सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कैसे इंसर्ट किया होगा। तो अगर आपको अच्छे से याद है हमने आपको बताया था कि when there is the opening of the DNA then there is a site present and that is known as origin of replication। और ये भी बताया था कि origin of replication एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई भी फॉरेन डीएनए जो अपने आप को इंसर्ट कर सकता है और वो होस्ट डीएनए का ही पार्ट बन सकता है। ये हम बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे होता है ये। ओके बेटे, अब ये वायरल डीएनए जो है उसने होस्ट डीएनए के साथ अपने आप को इनकॉर्पोरेट कर लिया। अब देखो होस्ट सेल को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं होता कि वायरल डीएनए जो है
वो उसके अंदर एंटर हो चुका है, क्योंकि वो होस्ट डीएनए का ही पार्ट बन जाता है। एंड व्हेन द सेल डिवाइड, न्यूक्लियस डिवाइड, दिस होस्ट डीएनए, ठीक है, along with the viral DNA they make the replicas। तो जैसे जैसे रेप्लिका बनते जाते हैं, तो देखो जो वायरल डीएनए है वो काफी पावरफुल है, तो वो होस्ट डीएनए जो है उसको डिसइंटीग्रेट करके उसकी जगह लेता जाता है, और आगे जितनी भी कॉपीज बनती हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाता है, वायरल डीएनए ही रह जाता है। एक टाइम पीरियड के बाद सारे होस्ट सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो एक्चुअली उसका अपना डीएनए नहीं, बल्कि कौन सा डीएनए हो जाता है, वायरल डीएनए बन जाता है। ठीक है बेटे, तो इस तरह से हर एक होस्ट सेल जो है वो वायरस जो है उसी का बन के रह जाता है, एंड इस तरह से सारे के सारे सेल्स जो है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट की फॉर्म में आपको लिख के बताया कि पूरे स्टेप्स कैसे हो रहे हैं। देखो, वायरस एंटर द मैक्रोफेजी सेल फर्स्ट। ठीक है, मैक्रोफेजी सेल कौन से होते हैं आपको मालूम है, बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं जो फॉरेन सब्सटेंसेस की सेल ईटिंग करते हैं, तो उसे हम मैक्रोफेजिस कहते हैं। तो जैसे ही ये वायरस आता है फटाफट मैक्रोफेजिस के अंदर एंटर कर जाता है, क्योंकि काफी पावरफुल वायरस है। और मैक्रोफेजिस में एंटर होने के बाद देखो क्या होता है, आरएनए जीनोम ऑफ द वायरस गेट्स, ठीक है, री रेप्लिकेटेड एंड फॉर्म वायरल डीएनए विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। उसके बाद जो आरएनए जीनोम है वायरस का, वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा एंजाइम इसकी हेल्प करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हेल्प करेगा। ठीक है बेटे, फिर देखो वायरल डीएनए जो है वो धीरे धीरे होस्ट सेल के डीएनए में चला गया, एंड नाउ द वायरल डीएनए डायरेक्ट्स द होस्ट सेल डीएनए टू प्रोड्यूस वायरल पार्टिकल्स। ठीक है, अब वो कहते हैं क्योंकि इसने होस्ट सेल का जो डीएनए है उसमें काफी ज्यादा अपने आप को उसके ऊपर ओवरटेक कर लिया हुआ है, तो अब होस्ट का जो डीएनए है उसको वो फोर्स करता है ज्यादा से ज्यादा वायरल पार्टिकल्स प्रोड्यूस करने के लिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव। उसके बाद देखो साइमल्टेनियसली द एचआईवी एंटर्स इनटू द टी लिम्फोसाइट। ठीक है, चुपचाप नहीं बैठता, ऐसा नहीं है मैक्रोफेजिस में ही लगा रहता है, मैक्रोफेजिस के साथ साथ ही फटाफट ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट टी लिम्फोसाइट सेल्स के अंदर भी एंटर करता जाता है एचआईवी, और उसमें भी अपने रेप्लिकास बना बना के वहां पे प्रोजेनी वायरसेस जो उनको छोड़ता जाता है। इसका मल्टीप्लिकेशन का रेट बहुत फास्ट है, तो आजकल साइंटिस्ट है वो इसी चीज पे रिसर्च कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा जीन है जो एचआईवी जो है इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर उस जीन का रिमूवल कर दिया जाए तो उसका मल्टीप्लिकेशन जो है उसको रोका जा सकता है, और वो वायरस जो है इस वायरल डिजीज का एक क्योर हो सकती है आने वाले टाइम में। ठीक है, बट दे आर नॉट सक्सेसफुल अप टू डेट, अब तक उन्होंने ऐसा कुछ पता नहीं कर पाए हैं उस जीन के बारे में, पर उनकी कोशिश यही है। फिर देखिए प्रोजेनी वायरसेस जो है वो धीरे धीरे ब्लड के अंदर आने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर में हो जाते हैं ये। फिर ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीट होता जाता है, मैक्रोफेजेस में भी वायरस डाली जा रहे हैं, एंड देन टी लिम्फोसाइट्स के अंदर भी वायरल पार्टिकल्स इंक्रीज होते जाते हैं। तो एक अगर टी लिम्फोसाइट अफेक्टेड है ना, तो फटाफट अदर वाले जो आगे वाले टी लिम्फोसाइट है उसमें चला जाता है, उसको भी अटैक करता है, और इस तरह से सारे टी लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं वो वायरस कॉलोनीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और धीरे धीरे उनका डिसइंटीग्रेशन होता जा रहा है। तो हेल्पर टी सेल्स जो है बॉडी के अंदर कम होते जाते हैं, क्योंकि सभी को उसने क्या कर दिया, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बेटे, अब कहता है कि हेल्पर टी सेल्स जो है वो लगभग जो है कम होते चले गए, बहुत कम रह गए हैं। इस वजह से बॉडी के अंदर इम्यून रिलेटेड और कोई सेल्स नहीं रहते हैं, एंड बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो बहुत बड़े लेवल पे अंदर डिक्रीज होती है। ओके, तो देखो कहते हैं कि कैसे पता लगाएंगे, तो देयर इज वन टेक्निक एंड दैट इज नोन एज एलिजा टेक्निक। ठीक है, and its full form is enzyme linked aminosorbent assay. It is a kind of a technique जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट जो है उसका ब्लड सैंपल ले लेते हैं, ठीक है, और पेशेंट के ब्लड सैंपल में प्रेजेंट एंटीजन जो है उसके बारे में जो है यहाँ पे पता लगाया जाता है। ठीक है, कभी भी कोई ऐसा पेशेंट जिसके अंदर एड्स हो रखा होगा उसके अंदर एंटीजन्स, ठीक है बेटे, जब एड्स की वजह से एंटीजन जो वायरस यहाँ पे एंटर हुआ उसकी वजह से उस पर्सन के अंदर एंटीबॉडीज का अमाउंट एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा इनिशियली जब वायरस एंटर करता है। तो अगर कोई भी पर्सन जो है उसके अंदर एंटीबॉडीज जो है वो मिलियन ट्रिलियंस या उससे भी ज्यादा हो गई है, इसका मतलब दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ बिग डिजीज। ठीक है, एंड इफ देयर इज अ वेरी मच रिड्यूस इन द नंबर ऑफ टी सेल्स, कोई भी लिम्फोसाइट सेल्स का नंबर अगर अचानक से बहुत कम हो गया है जो बॉडी के डिफेंस से रिलेटेड है, इसका मतलब दैट पर्सन इज ओनली सफरिंग फ्रॉम द डिजीज एंड दैट इज एचआईवी एड्स। ठीक है, तो एड्स जो है उसको पता लगाने का ये एक मेथड है एलिजा मेथड, जो एंटीजन एंटीबॉडी टेक्निक पे बेस्ड होता है। ठीक है,
तो एंटीजन जो है उसकी वजह से बॉडी में एंटीबॉडीज कितनी ज्यादा प्रोड्यूस हुई है और कौन से सेल्स का नंबर एकदम से इंक्रीज हुआ है, उसके बेसिस पे पता लगाया जाता है कि पेशेंट को एड्स है या नहीं। ठीक है, इस तरह के 96 बेल्स तैयार करते हैं और उसके अंदर जो है कुछ करेक्टरिस्टिक कलर्स के बेसिस पे वो पता लगाते हैं कि किस तरह से एंटीबॉडीज का नंबर बढ़ा है। तो ये टेक्निक जो है उसके बारे में आप स्टडी कर सकते हैं नेट पे जाके और ज्यादा, इफ यू वांट टू नो मोर। ओके बेटे, अब वो कहता है कि मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो टिल डेट अभी तक कोई भी ऐसा ड्रग अवेलेबल नहीं है जिससे हम एड्स पेशेंट जो है उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो उस केस में वो कहते हैं कि डिजीज को प्रिवेंट करना जो है, करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खुद ही वी हैव टू अवेयर अबाउट द डिजीज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बैठे बिठाए आपको डिजीज हो गई, ऐसा नहीं होता। यू शो सम केयरलेस बिहेवियर, दैट्स व्हाई यू हैव इनवाइटेड दिस डिजीज। ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपसे गड़बड़ हुई है तभी ये डिजीज आपके पास पहुंची है। तो उस केस में वो कहते हैं कि हमें उन सारे जो भी कारण है उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। तो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ फैक्टर्स उसने यहाँ पे बताए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉलो सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस। ठीक है, सेक्सुअल रिलेशनशिप इन मोर पर्सन्स should be avoided, multiple sex partners should not be there, and those persons who are not known to you sometime in order to satisfy your sexual needs or sexual desire। ठीक है, कई बार अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए कुछ रॉन्ग पर्सन्स के कांटेक्ट में हम आ जाते हैं। ठीक है, तो उस केस में वो कहता है कि वो पर्सन जो है किस तरह के हैं उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस शुड बी अडॉप्टेड। ठीक है, टेल योर सेक्सुअल पार्टनर्स that you have AIDS. If somebody is suffering from AIDS, then don't hide that thing. ठीक है, so you must have to be tell your partner that you have suffering from this disease so that that other person can be protected. ठीक है, if there is a husband wife relation and husband is suffering from AIDS, then he must tell his life partner that अगर वो उसे बताता है तो उस केस में वो एटलीस्ट उसकी जान बचा सकता है। ठीक है, इफ योर पार्टनर इज प्रेग्नेंट टेल हर दैट यू हैव HIV। ठीक है, तो अगर वो कहते हैं कि प्रेगनेंसी वाले केसेस है उस केस में भी जो है आगे जो चाइल्ड है उसके अंदर जो है डिजीज स्प्रेड ना हो, तो अगर उसके बाद जो है HIV एड्स जो है वो लाइफ पार्टनर्स के अंदर देखा जाता है तो उस केस में भी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स जो है उनको स्टिक किया जा सकता है ताकि आगे चाइल्ड के अंदर डिजीज स्प्रेड ना हो। ठीक है, उसके बाद देखो, डू नॉट शेयर नीडल्स और सिरिंजेस। नीडल्स और सिरिंजेस जो हैं अगर आप अपने किसी पर्सनल पर्पस के लिए लेके गए हैं अपनी नीडल लेके जाइए। वैसे तो हॉस्पिटल्स में भी आप ध्यान रखते हैं कि डॉक्टर जो है वो जो नीडल यूज कर रहा है उसके बाद वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, पर अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की कोई भी मिस्टेक आपसे ना हो तो बेटर है कि अपने इंजेक्शन अपने नीडल साथ ले जाएं और वो डॉक्टर को या नर्स को उस टाइम पे दे दें। ठीक है, उसके बाद डू नॉट डोनेट ब्लड और ब्लड ऑर्गन्स। ठीक है, तो उस केस में वो कहते हैं कि ब्लड डोनेशन से ही बचना चाहिए। ब्लड डोनेशन के दौरान भी आपको जब आपका ब्लड निकाला जाएगा, ठीक है बेटे, उस समय भी सर्टेन सिरिंजेस जो है उनका यूज किया जा सकता है। काफी सारे लोगों को एक साथ रख के ब्लड जो है वो लिया जाता है, कैंप्स वगैरह लगाए जाते हैं, कंटामिनेशन के केसेस बढ़ सकते हैं उस केस में। या अगर अपने ऑर्गन्स आप डोनेट कर रहे हैं तो आपको एक सर्जरी में से गुजरना होगा, एक ऑपरेशन होगा आपका, तो उस ऑपरेशन में किस तरह के मेडिकल इक्विपमेंट्स को यूज किया गया है, क्या वो कंटामिनेटेड तो नहीं है, क्या उनको स्टरलाइज किया गया है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें कि ब्लड डोनेशन जहां भी आप करने जा रहे हैं वहां पे सेफ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जा रही हैं, इस बात का ध्यान रखें। हाइजीनिक कंडीशंस होनी चाहिए। एंड ऑर्गन अगर आपने डोनेट करने हैं तब भी आप ध्यान रखें पूरा कि किसी तरह की कोई कंटामिनेशन आपकी बॉडी में ना हो। ठीक है, फिर देखो, डू नॉट शेयर रेजर ब्लेड्स और टूथ ब्रशेस। उसमें भी देखो क्या बताया उसने कि अगर शेव वगैरह करते हैं सेम ब्लेड जो है आप यूज कर रहे हैं, घर का कोई और फैमिली मेंबर भी यूज कर रहा है, कट्स लग सकते हैं। ठीक है, तो बॉडी फ्लूइड्स जो है उनके आपस में कांटेक्ट होने की गुंजाइश हो सकती है। तो सम ऑफ द पर्सन इन योर फैमिली दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम एड्स एंड उसने वो हाइड की हुई है चीज, तो उस केस में वो दूसरे फैमिली मेंबर्स को फैला सकता है। ठीक है, टूथ ब्रशेस का भी यही है कि कई बार टंग क्लीनर यूज करते हैं, टूथब्रश यूज करते हैं आप, ठीक है, ब्लड आ जाता है मुंह में किसी वजह से, और उसी तरह का ब्रश अगर और भी पर्सन यूज कर रहा है आप वाला ही, तो उस केस में भी चांसेस हो सकते हैं बॉडी फ्लूइड्स के मीटिंग के। पर ये सेकेंडरी फैक्टर्स में कंसीडर होंगे, हमेशा नहीं होगा ऐसे। इफ यू आर प्रेग्नेंट गेट मेडिकल केयर राइट अवे। ठीक है, आजकल आपको मालूम है कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं
उन्हें हॉस्पिटल्स में जब भी एडमिट किया जाता है तो उनके एड्स से रिलेटेड टेस्ट भी किए जाते हैं, उसके बाद ही उनके डिलीवरी ऑपरेशंस को हैंडल किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एड्स का टेस्ट किया जाता है कि वेदर दैट मदर इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एड्स और दैट। उसके बाद देखो प्रिवेंशन ऑफ HIV एड्स इन कम्युनिटी, कम्युनिटी में स्प्रेड होने से डिजीज को कैसे रोक सकते हैं, तो उसमें उसने बताया कि वैक्सीन जो है अभी तक HIV इन्फेक्शन की कोई अवेलेबल नहीं है अपने पास। फिर देखो उसके बाद उसने बताया डिक्रीज रिस्क टू मैन बट नॉट टू विमेन, ठीक है। तो उसके बाद वो कहते हैं कि देखो वीमेन्स के अंदर जो है एड्स के फैलने की ज्यादा गुंजाइश कैसे है, तो उस केस में वो कहते हैं कि मैन्स एंड विमेन्स जो है, ठीक है, उसमें सम ऑफ द वीमेन्स इफ दे आर इन्वॉल्वड इन सम अदर टाइप ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर मेकिंग मनी, ठीक है, एंड प्रोस्टिट्यूशन के केसेस हैं, इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि मैन्स जो है उसमें मैन जो है उसके अंदर डिजीज जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से हो सकती है, या फिर सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करने की वजह से वो मल्टीपल पार्टनर्स के साथ रिलेशन रख सकता है, उस केस में हो जाएगी, ठीक है। पर विमेन जो है उसके अंदर डिजीज कैसे होनी है, तो उसमें ज्यादातर चांसेस जो है उसके लाइफ पार्टनर से हो सकते हैं, या ड्यू टू पॉवर्टी दैट वुमेन इज डूइंग समथिंग दैट काइंड ऑफ टास्क दैट शुड नॉट बी डिजर्व हर, उस केस में उसको वो डिजीज हो सकती है, ठीक है। फिर आपको कहते हैं कि स्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन फॉर ब्लड प्रोडक्ट्स ऑर्गन डोनेशन फॉर HIV बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो जब भी आपने जो है कोई ब्लड आपको चाहिए या फिर ब्लड से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीजें हैं जो किसी ऑपरेशन के दौरान रिक्वायर्ड है या ऑर्गन का डोनेशन करना है, उन सभी केसेस के अंदर HIV से रिलेटेड टेस्ट उस पर्टिकुलर डोनर का किया होना चाहिए, और अगर आप डोनर हैं तो आपका भी HIV टेस्ट जो है वो किया होना चाहिए, ताकि एक सेफ प्रैक्टिस जो है उसको फुलफिल किया जा सके, ठीक है, और डिजीज जो उसको स्प्रेड होने से रोका जा सके। बाकी बेटे नो शेयरिंग ऑफ नीडल्स में पहले ही बता चुकी हूँ, एंड डेंटल एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, कई बार देखो मोस्टली आपको टीथ से प्रॉब्लम हो सकती है, टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आप किसी डेंटल ऑपरेशन के लिए जा सकते हैं, उसमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो सकते हैं। आपको मालूम है कि जब भी आप डेंटल चेयर पे बैठे हुए हैं तो डॉक्टर जो है उसके पास कुछ लिमिटेड इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, और उन इक्विपमेंट से तो कई सारे लोगों के जो टीथ है उनको चेक कर सकता है, तो उस केस में वो कहते हैं कि अगर बार बार उनको स्टरलाइज नहीं करता है, बॉडी फ्लूइड्स जो हैं एक पेशेंट के दूसरे के अंदर एंटर कर सकते हैं, ब्लड तो अक्सर रहता ही है जब भी आप डेंटल सर्जरी वगैरह करवाते हैं, तो उस केस में भी एड्स के चांसेस हो सकते हैं, ओके बेटा। तो उसके बाद देखो एक चीज उसने और बताई हुई है यहाँ पर बुक में से मैं लेना चाहूंगी, तो उसमें उसने बताया हुआ है देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द डिजीज एड्स, ठीक है। तो उसमें उसने बताया कि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे एनजीओ इसमें लगे हुए हैं, और बहुत सारे पोस्टर्स वगैरह तैयार करके उनको जो है मासेस के बीच में बांटा जा सकता है, जिसमें हमने कॉजेस सिम्टम्स लिखे हैं एड्स के, ठीक है। फिर एक आपको 4th चैप्टर में भी बताया था, कई बार विलेजेस के अंदर पीपल्स आर नॉट वेरी मच क्वालिफाइड, तो वहां पे हम उनके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम रख लेते हैं जिसे हम नुक्कड़ नाटक कहते हैं, ठीक है। तो नुक्कड़ नाटक जो है उसके अंदर एक छोटी सी फिल्म की फॉर्म में हम उनको बताते हैं कि किस तरह से एड्स जो है वो एक कैसे ड्रेडफुल डिजीज है, क्या उसके कॉजेज है, क्या सिम्टम्स है, कैसे हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अगर आप सिंपली उनको पोस्टर्स बांटेंगे तो some of the people are not educated, they are not very much interested to read those posters, ठीक है। तो पोस्टर्स को भी कैसे बनाना है, पिक्टोरियल फॉर्म में बनाना है, और नुक्कड़ नाटक वगैरह विलेजेस में जाके करवाने हैं, स्कूल्स में सेमिनार्स करवा सकते हैं, ठीक है, या मॉर्निंग असेंबली के अंदर जो है इसके ऊपर लेक्चर्स दिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद उसने बताया कि whenever you are donating your blood, तो उस केस में आपको पूरी तरह से केयरफुल रहना चाहिए, अगर ब्लड से आप कोई ब्लड बैंक से ब्लड उठाते हैं तब भी वो ब्लड जो है वो सेफ है, उसका टेस्ट करवा लें पहले, तो इससे आपको जब देखो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा टेस्ट करवाने में, पर अगर हम उसको चेक करवा लेते हैं तो कंटामिनेटेड ब्लड आपकी बॉडी में जाने से रुक जाएगा। फिर एक चीज और बताई है उसने कि अपने डिस्पोजेबल नीडल्स लेके जाएं, ठीक है, किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए हमें, डॉक्टर्स पे नर्सेस पे, बेटर है कि अपने सिरिंजेस अपने नीडल्स लेके जाएं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में। फिर कहता है कि यूनिवर्सिटीज के अंदर या स्कूल्स के अंदर, बहुत सारे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज जो है उसमें कंडोम्स जो है उनका फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, बिकॉज द चिल्ड्रंस ऑफ दैट एज आर एक्चुअली द डॉलर सेंट्स,
and in order to satisfy their sexual desire sometimes they have sexual relationships with so many persons, और या फिर कई बार वो कुछ ऐसी विमेन्स के कांटेक्ट में आ सकते हैं अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करने में, जो कि एड्स के विक्टिम हो सकती हैं, प्रोस्टिट्यूट हो सकती हैं। तो उस केस में वो कहते हैं कि उनको डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कंडोम्स वगैरह की, दे शुड अडॉप्ट सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। ठीक है बेटे, ड्रग अब्यूज को रोकना बहुत जरूरी है। तो टाइम टू टाइम आपको मालूम है यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस के अंदर, ठीक है, काफी सारी गेम्स करवाई जाती हैं। वो इसीलिए करवाई जाती हैं कि जो हमारा यंग जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको मैनेज किया जा सके। ठीक है, तो उस समय उनकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है और उसको चैनलाइज करना जो है वो बहुत जरूरी है। तो उस केस में वो कहता है कि टाइम टू टाइम उनको को करिकुलर एक्टिविटीज में इंगेज रखना चाहिए। अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स जो हैं वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में करवाने चाहिए, सेमिनार्स करवाने चाहिए, गेम्स करवाने चाहिए, जिससे उनकी एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो बनी रहे और वो सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस में ही रहे। ठीक है बेटे, उसके बाद वो कहते हैं कि रेगुलर चेकअप करना जो है कम्युनिटी के मेंबर्स में जरूरी है। टाइम टू टाइम मेडिकल ऑफिसर्स जो है, नर्सेज जो है, उन्हें हर एक कम्युनिटी जो है उसके अंदर एड्स के कितने विक्टिम है उसका पता लगाना जरूरी है, उनका सर्वे करना जरूरी है। ठीक है, तो HIV से रिलेटेड टेस्ट जो है वो किए जाने चाहिए जब भी आप नॉर्मल हॉस्पिटल में भी जाते हैं किसी भी डिजीज के लिए। ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के लिए तो HIV टेस्ट जो है वो जनरली किए जाने चाहिए, ताकि हमें एग्जैक्ट डेटा पता होने चाहिए कि पर्टिकुलर कम्युनिटी में कोई एड्स का विक्टिम है तो नहीं है। ओके बेटे, और अगर वो कहते हैं कि एनी ऑफ द पर्सन इज द विक्टिम ऑफ एड, तो वो बंदा जो है वो उसको हाइड ना करे, उस चीज को वो डॉक्टर्स या नर्सेज के कांटेक्ट में जरूर लाए, ताकि जो हेल्दी कम्युनिटी है उसके अंदर डिजीज स्प्रेड ना हो। ओके बेटे, उसके बाद एक चीज उसने बताई हुई है कि एड्स जो है, एड्स के पेशेंट्स जो हैं उसके अगेंस्ट हमारा बिहेवियर जो है वो वेल सिविलाइज्ड बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है, हमने उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना, बिकॉज आपको मालूम है कि उनका लाइफ स्पैन जो है वो सिर्फ 10 ईयर्स का होता है। तो हम उनको जो है किसी भी तरीके से जो है क्रिटिसाइज ना करें, सोसाइटी के अंदर उनको आइसोलेट करने की कोशिश ना करें। ठीक है, ताने नहीं मारने हमने उनको किसी तरह के, उनके बिहेवियर के बारे में या उनके करेक्टर से रिलेटेड कोई कमेंट्स नहीं करने हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि वो पर्सन एड्स का विक्टिम कैसे बना है, क्या कारण है। ठीक है, so we should have a well civilized behavior about that person, we should touch that person, we should hug that person, because by hugging or touching that person we are showing concern for the person and that person feel very nice at that time. ओके बेटे, इंक्यूबेशन पीरियड वायरस का 10 सालों का होता है, 10 साल के बाद डेथ हो जाती है। रेट्रोवायरल ड्रग्स जो है वो अवेलेबल है एड्स के लिए, पर वो कहते हैं कि पेशेंट का लाइफ स्पैन जो है वो 10 से 12 साल जरूर कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है कि उनसे एड्स जो है वो खत्म हो जाएगी। आफ्टर 10 to 12 years death is sure in this disease, that's why it is a very much critical disease nowadays, still there is no cure available। तो उस केस में वो कहता है कि अगर आप अपने बिहेवियर जो है, अपना अच्छा बिहेवियर रखते हैं, आप ध्यान रखते हैं सोसाइटी के अंदर क्या चल रहा है और अपने ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं, तो उस केस में आप इस डिजीज से बच सकते हैं। ओके बेटे, सारा कुछ क्लियर है एड्स के बारे में? एनी क्वेश्चन? बस इसमें हमें 5 मार्क क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। हमें पता होना चाहिए वायरस का नेम क्या है, हमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पता होना चाहिए, रेट्रो वायरस है ये मालूम होना चाहिए, और एंजाइम का नेम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। ओके बेटे, फिर हमें कॉजेस पूछी जा सकती हैं, सिम्टम्स पूछे जा सकते हैं, एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी अलग से 3 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी जो मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखाया था वो फ्लो चार्ट आपने यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो वो फ्लो चार्ट जो है देखो यहाँ पे, जो मैंने अभी आपको बुक में से दिखाया था, ये वाला फ्लो चार्ट हमने वहां पे ड्रॉ करना है जब हमें एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाता है। और अगर हम लंबे चौड़े स्टेप नहीं लिखना चाहते तो इस तरह से हम फ्लो चार्ट की फॉर्म में सारे स्टेप्स लिख सकते हैं। उसमें मैक्रोफेजी सेल का नेम आना जरूरी है, फिर आपने टी लिम्फोसाइट्स की बात करनी है और ये भी बताना है कि टी लिम्फोसाइट का नंबर कम हो जाता है। एक चीज बिल्कुल मत भूलना, वो आप ये है कि आपने ये बताना है कि एड्स का वायरस जो है वो इनिशियली सिंगल स्टैंडर्ड होता है और बाद में वो डबल स्टैंडर्ड बनता है, और फिर वायरस के डीएनए जो है वो होस्ट के डीएनए के साथ इनकॉर्पोरेट करके वायरल जो प्रोजेनी सेल्स हैं वो सारे होस्ट के सेल्स जो है उनको प्रोजेनी सेल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें वायरल डीएनए। ठीक है बेटे, लास्ट में एलिजा टेक्निक के बारे में आपने बताना है। पिछली बार 1 मार्क क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलिजा?
So you must know it is enzyme linked amino sorbent assay, a kind of a disease that is based on antigen antibody interaction. ठीक है, तो ये उसका सारा उसके बारे में है. ओके बेटे, दिस इज क्लियर टू ऑल. एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? हाँ जी, हाँ जी नंदिनी. मैम जो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 to 10 years का होता है, तो जो डिटेक्शन है वो हो सकती है ना जब इन्फेक्शन हुई है? देखो वही मैंने आपको कहा कि कुछ पर्सन्स के अंदर तो सिम्टम जल्दी अपीयर हो जाएंगे. ठीक है, जैसे 1 या 2 मंथ के अंदर ही सिम्टम्स अपीयर हो गए हैं, उस केस में तो उस पर्सन को हम ड्रग्स देना शुरू कर देंगे, तो उसका हम लाइफ स्पैन जो है वो 3 से 4 साल बढ़ा सकते हैं. पर कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो काफी समय तक वायरस के साथ, ठीक है, कुछ ना कुछ अपना इफेक्ट दिखाने की कोशिश करता है, तो उस केस में वायरस अपने सिम्टम जल्दी नहीं शो करता. ठीक है, तो उस केस में वायरस जो है वो बॉडी जो है उसको खत्म तो करता जा रहा है, पर सिम्टम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाके नजर आते हैं, तो वो काफी ज्यादा उस बॉडी में फैल चुका होता है. और उस केस में हाँ, उस पर्सन को अगर आप जो है लेटर स्टेज पे इस डिजीज को हैंडल करेंगे, तब वो कहता है कि पर्सन जो है उसकी लाइफ स्पैन को इंक्रीज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब तक सिम्टम हमारे सामने नहीं आते हम उसका कोई भी डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो आजकल एक नई टेक्निक हमारे पास चली है ना, पीसीआर वाली, उससे हम थोड़ी सी हमें हेल्प मिली है, उसकी हेल्प से हम जो है एंटीजन जो होता है उसका जो न्यूक्लिक एसिड्स है उनको इनलार्ज करके पता लगा लेते हैं कि किस टाइप का एंटीजन है. और कई बार ऐसी कंडीशन जो एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन है उसमें भी हमें पता लग जाता है, सिम्टम अभी ना भी अपीयर हो बेशक, पर हम पता लगा लेते हैं कि सो एंड सो डिजीज के चांसेस हैं इस पर्सन में, और ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं सिम्टम ना आने पर. ठीक है, तो वो पीसीआर टेक्निक की एक एडवांटेज है. ओके बेटे, तो कल हम कैंसर के बारे में स्टडी करेंगे. व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर एंड हाउ द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर कैन बी डन एंड व्हाट आर द कॉजल फैक्टर्स. ठीक है, तो यू रीड अप टू पेज नंबर 156. ऑलराइट बेटा, तो दो तीनों के ऊपर 5वां क्वेश्चन आ जाएगा, ड्रग पे या एड्स पे या कैंसर पे. एक 5वां क्वेश्चन पक्का है, ये हमेशा ही आता है हर साल. ठीक है, तो बहुत बहुत ही इजी है, एक बार सुनने से आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें. तो यहाँ तक आप रीड कर लें इसको, फिर कल कैंसर के बारे में आपको बताएंगे.